इक्विटी अकाउंटिंग बाकी थी, यानी अगर इशूअर अपने शेयर इशू करे तो वो क्या अकाउंटिंग करेगा। तो हमने कहा कि इशूअर इक्विटी अकाउंटिंग पूरा लिख लेते हैं, मींस व्हेन इशूअर इशू कौन सी सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी। पहले ये बताओ, कल एक करेक्शन ऑफ एरर वाला सवाल था, वो हो गया? अब क्लियर हो गया कि भाई रिटेन अर्निंग में कैसे इंपैक्ट आ रहा है, यानी अब 2 साल भी आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये चीज सही हो गई। अच्छा भाई, अब सर मैं अगर ये कहूं कि भाई अगर ये बंदा इशूअर है और उसको पैसे चाहिए, तो अब ये डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा है या इक्विटी सिक्योरिटीज? इक्विटी सिक्योरिटीज। अब जरा सुकून से समझिएगा, ये अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर देखिएगा, मैंने कहा कंपनी ने कोई 1 लाख शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू किए, सही है जी। एट अ प्राइस ऑफ ₹28 पर शेयर, 28 रुपए का शेयर इशू किया। ऐसी बात है, इसने बाकी प्रीमियम चार्ज किया लोगों से, यही है। अच्छा भाई, अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई अगर मैं 1 लाख शेयर्स को 28 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया? 2.8 मिलियन। तो कंपनी ने किया ये होगा, कैश किया होगा डेबिट 2.8 मिलियन से। तो हमने बखूबी सीखा हुआ है कि शेयर कैपिटल में पावर वैल्यू जाती है, ऐसा ही है। तो शेयर कैपिटल के अंदर आपकी पावर वैल्यू चली गई 10 के हिसाब से, वो आ गया 1 मिलियन। ये ऐसे आया सर, 1 लाख शेयर इंटू 10। फिर आपने कहा कि सर आपके पास ये आ गया शेयर प्रीमियम, कितना जी? 1.8 मिलियन, सही है जी। अच्छा भाई, ये 1.8 मिलियन आ गया कुछ इस तरीके से कि 1 लाख शेयर इंटू 18। ये अकाउंटिंग है इशूअर की, अगर वो इक्विटी सिक्योरिटी इशू करे, बचपन में भी सीखी, अभी भी यही है। इतना सा फर्क है वो बता देता हूँ जो पहले नहीं सीखा। अब हुआ ये कि जब ये बात समझिएगा, जब ये शेयर इशू करवाता है ना, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। बैंक में सब्सक्रिप्शन बनी जाती है, बैंक में सब्सक्रिप्शन बनी जाती है। तो बैंक बोलता है कि भाई ये कोई मतलब मैंने क्या एनजीओ खोला हुआ है, मैं बीच में जो ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ उसके मुझे क्या चाहिए? कमीशन। तो क्या ये भी पैसे इशू करते वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनकर करेगा? बिल्कुल करेगा। कौन इनकर करेगा? इशूअर। अच्छा भाई, इन्वेस्टर अलग करता है, इशूअर अलग करेगा। अच्छा भाई, यहां पे मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2%। अच्छा, तुमने जो पहले FAR 1 के लेवल तक अकाउंटिंग की है वो यही की है जो मैंने अभी एंट्री बनाई है। अब खाली इसके अंदर एक चीज आ गई, कौन सी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। बहुत आसान है, सबसे आखिर में रखा है इसको मैंने कहा कि भाई आए देखते हैं। मैंने कहा कि भाई 2% में दूंगा 2.8 मिलियन का, कितना आ गया? 56,000। ये मैंने कैश कर दिया क्रेडिट, मैंने कैश कर दिया। अब सारे काम बन गए कि खाली ये देख लो, इजीली इसको खत्म करते हैं। फिर मैंने कहा कैश जब मेरी जेब से क्रेडिट हुआ तो इशूअर ने कहा कि पहले मुझे बैंक ने पूरे पैसे दिए, मैंने कैपिटल में इतने डाले, प्रीमियम में इतने डाले। अब जैसे ही पैसे निकल के लेके जाने लगा, बैंक मुझे कह रहा है कि भाई मुझे मेरा कमीशन दे के जाओ। तो मैंने अभी अलग अलग एंट्री बनाई है, फिर इसकी नेटिंग भी सिखाता हूं। तो मैंने क्या कहा, पहले सिंपलिसिटी के लिए आपको पहले वो अकाउंटिंग सिखाई जो FAR 1 में आपने की है। आपने कहा पूरे पैसे लेके आ जाओ, कैपिटल और प्रीमियम, ये हमने किया हुआ है, क्लियर है। फिर मैंने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट मुझे पे करनी है, तो मैं कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। जबकि रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको पैसे ही नेट मिलते हैं, जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में आपको पैसे ही नेट मिलते हैं। ये तो समझने के लिए हमने अलग अलग किया है। चलिए, मैंने कहा भाई नेट नहीं मिले, ग्रॉस ले लिए, फिर मैं अपनी जेब से निकाल के वापस पैसे दे रहा हूं। अब सवाल ये है कि डेबिट क्या करूं?
ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, यही नहीं करना था, बस यही सीखना है। यहां पे डेबिट मैं करूंगा सरप्लस इक्विटी। क्या करूंगा? अब बात समझिएगा क्यों कह रहा हूं मैं ये। जब डेट सिक्योरिटीज होती है, बहुत फोकस होकर सुनना, इशू की बात कर रहा हूं। जब डेट सिक्योरिटीज होती है तो डेट सिक्योरिटी जब मैं इशू करता हूं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंकर करता हूं, तो मैं दो तरीके होते हैं डेट सिक्योरिटी के अंदर। या तो उसको लायबिलिटी में नेट कर देता हूं ताकि वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हो, किसके जरिए? IRR के जरिए। या तो वन टाइम एक्सपेंस कर देता हूं अगर फेयर वैल्यू थ्रू PNL हो। ये कब होता है? जब कौन सी सिक्योरिटी होती है? अच्छा, डेट सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, एक एक्सपेंस आएगा। जबकि इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर आप ये पैसा किसके लिए ले रहे हैं? इक्विटी के लिए। तो वो बोलता है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो PNL में नहीं जाएगी, वो भी कहां जाएगी? इक्विटी में जाएगी। इसका PNL से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने इशू की डेट सिक्योरिटी, ये बात तो पत्थर पे लकीर है कि डेट सिक्योरिटी की इशूएंस पे जो भी तुम लोगों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है उसको एक्सपेंस आउट तो होना है, क्योंकि मकसद है इंटरेस्ट पे करना, मकसद है। तो वो एक्सपेंस जाएगा या तो ओवर द पीरियड या वन टाइम। वन टाइम कब होगा? फेयर वैल्यू थ्रू PNL। ऑनलाइन वालों आप सब बताओ, यहां तक बात क्लियर है कि भाई डेट सिक्योरिटीज के अंदर उसको एक्सपेंस आउट होना, ये तो बात तयशुदा है। अब या तो वो ओवर द पीरियड होगा या वन टाइम हो जाएगा। ओवर द पीरियड होगा तो IRR के जरिए होगा, लायबिलिटी में नेट होके, और फेयर वैल्यू थ्रू PNL में तो लायबिलिटी नेट नहीं होगा। वन टाइम क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। ये कहानी थी डेट सिक्योरिटी की। अब आ गए इक्विटी सिक्योरिटीज पे, यानी मैंने इक्विटी सिक्योरिटी इशू की। भाई मुझे एक बात बताओ, एक चीज के पैसे आपने लिए ही इक्विटी के लिए हैं, उसकी कोई चीज कभी जिंदगी में PNL में जाएगी नहीं, तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कभी PNL में नहीं जाएगी। वो कह रहा है जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो टेक्निकली आपका नुकसान है, जो कि आपके प्रीमियम को कम कर देगा, जो कि आपके प्रीमियम को कम कर देगा। यानी उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, एनी एडिशनल कॉस्ट बोर्न बाय द इशूअर शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम द सरप्लस इक्विटी, शुड बी पार्क्ड इन इक्विटी। यानी आपने एक्सपेंस नहीं करना है इसको, आपने क्या करना है? इक्विटी में नेट कर देना है। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं डेबिट क्या करूं? उसका नाम है शेयर प्रीमियम। कितने से? 56,000 से। यानी मैंने कहा ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा था मैंने लोगों से प्रीमियम चार्ज किया है, वो असल में प्रीमियम 56,000 से कम चार्ज किया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक और जेब से पैसे पे किए। कितने? 56,000। तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर इशूअर पे करेगा इक्विटी सिक्योरिटीज की इशूएंस के वक्त, क्या वो PNL में जाएगी या इक्विटी में नेट होगी? और इक्विटी या सरप्लस इक्विटी? अब तुम्हारा सवाल ये आना चाहिए, सर व्हाट इफ प्रीमियम पे ना इशू करूं? एक मिनट रुको। अरे मेरी जान, पैसे कितने आए? जितने पैसे आए हैं वो उस पर कमीशन लेगा ना मुझसे। सही है, फोकस हो गया वापस से। आपका सवाल होना चाहिए मुझसे ये कि सर व्हाट इफ मैं 10 रुपए पे करता, तो उस केस में फिर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में जाती है, जानी इक्विटी में PNL का हिट, क्योंकि कभी जिंदगी में इसको फ्यूचर में PNL में हिट नहीं होना, क्योंकि पैसे जब रेस कर रहे हो इक्विटी के लिए तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट भी कहां जाएगी? इक्विटी में। अच्छा, अब इक्विटी के दो मंजन, या तो सरप्लस इक्विटी होगी या तो नहीं होगी। अगर सरप्लस इक्विटी नहीं है तो PNL में फेंक दूं, रिटेन अर्निंग में पक्का? तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, कोई भी रिटेन अर्निंग का कुछ भी कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसका आप एक्सपेंस बुक नहीं करने, टेक्निकली डायरेक्टली इक्विटी में फेंक रहे हैं। जी, सरप्लस सरप्लस इक्विटी का मतलब यह है ना कि जो पार वैल्यू के ऊपर है। भाई कंपनी का मालिक बनने के लिए 10 रुपए की शराकतदारी होती है ना, इससे ऊपर जो भी है वो क्या है? सरप्लस है। तो यहाँ पे ये तो क्लियरली एविडेंट है ना कि जो मैंने ज्यादा पैसे लिए थे उसमें से इतनी कमी हो गई, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्रीमियम है। प्रीमियम मैंने नेट ऑफ दिस लिया है। बात क्लियर है? तो लॉजिकल सी बात है, उसको बोलता है कि शेयर प्रीमियम में आप क्या कर देना? नेट कर देना, यानी सरप्लस इक्विटी के अंदर। रिटेन अर्निंग के अलावा अदर रिजर्व में नेट हो सकता है। या देखो मौसम, अगर अदर रिजर्व हैं तो आप कहीं से भी नेट करें ना। IF वाले से लीस्ट कंसर्न अबाउट कि आप कहां से कर रहे हैं, बट वो कहता है कि इक्विटी से करना। अगर अदर रिजर्व मौजूद है और उस अदर रिजर्व का मकसद ये था, ये भी था कि इसमें नेट हो सकती है, तो आप करें, आपको मना नहीं है। अब अगर जनरल रिजर्व आपने बनाए हुए और जनरल रिजर्व आपने डिविडेंड देने के लिए बनाए हुए, तो फिर यहां से नेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस जनरल रिजर्व का मकसद अलग था, डिविडेंड देना था। तो अगर एक ऐसे ही अदर रिजर्व बनाए हुए जिसका कोई मकसद नहीं था, तो आप फिर भले नेट करें, कोई मसले वाली बात
नहीं है। क्लियर है? क्या मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस से नेट कर सकता हूं? नहीं। क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तो रिजर्व है ना? नहीं नहीं नहीं, बात समझें। रीवैल्यूएशन सरप्लस से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो पीपी से रिलेटेड है, ना कि शेयर्स की इशुएंस से। तो आप ऐसे भी नहीं कि किसी भी इक्विटी में उठा के मार दो जाके। अगर अनडिफाइंड रिजर्व्स हैं, अलग से बनाए हुए थे, बिस्मिल्लाह करते हैं, कहां से नेट कर दें? रिजर्व से नेट कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, चलो, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का रिजर्व है। फेयर वैल्यू थ्रू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, इन्वेस्टर हो सकता हूं ना मैं, और मैंने अपनी सिक्योरिटी किस पे रखी हुई हो? फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखी हुई हो, तो ओसीआई का कोई ना कोई बैलेंस होगा एजेड का, उसमें से नेट कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता। वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिजर्व है। वो रिजर्व किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से। भाई लॉजिकली सोचो ना, एक इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज की, मैं इन्वेस्टर हूं एक साइड पे, इन्वेस्टर हूं मैं, मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की, 25 रुपए की हो गई 50 रुपए की, गेन कितना आ गया? 25 का रिजर्व होगा मेरे पास ओसीआई में। ऐसा थोड़ी ना कि जब मैं फिर शेयर इशू करूंगा तो उस पर आने वाली कॉस्ट रिजर्व से नेट कर दूं। नहीं, डिपेंड करता है कि वो रिजर्व इक्विटी कौन सी है। रिटेन अर्निंग तो आपका अपना पैसा होता है ना, उसमें नेट करना समझ आता है। प्रीमियम आपका अपना पैसा होता है ना, उसमें नेट करना समझ आता है, क्योंकि उसका कोई डिफाइंड पर्पस नहीं है। पर जिसका अलग से पर्पस है उसमें नेट नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल वापस अब तुम बताओगे, पीपी पे आने वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस है, पीपी पे आने वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या उससे नेट हो सकती है कॉस्ट? क्यों सर? वो पीपी का रिजर्व है, आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहां से कैसे नेट कर सकते हैं? वो तो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर हो रहा होता है, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी यूज कर लोगे तो वो अलग है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैरीड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, उसके रिजर्व से नेट कर सकते हैं? नहीं, उसका पर्पस अलग है। अच्छा, अदर रिजर्व पड़े हुए, रिटेन अर्निंग, पक्की बात है, वेरी गुड। तो आपने पर्पस देखना। एक बच्चे ने क्या किया, व्हाट इफ वी डोंट नेट इट फ्रॉम द इक्विटी देन एग्जामिनर कॉल्स यू बैक अगेन एंड अगेन। ये कैसी बात हुई यार कि व्हाट इफ वी डोंट, मना कर रहा है वो। सीधी सी लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, पूरी कहानी सुना रहा हूं कि भाई वो देखो लॉजिकल बात है। क्या इक्विटी की इशुएंस कभी भी पीएनएल में जाएगी? पैसे किसके लिए ले रहा हूं? इक्विटी इशू करने के लिए। पैसे किसके लिए ले रहा हूं? इक्विटी इशू करने के लिए। तो उससे रिलेटेड जितनी कॉस्ट है वो भी कहां जाएंगी? इक्विटी में जाएंगी। तुम दूसरी एग्जांपल लो, डेट सिक्योरिटीज को मैच करवाया मैंने, डेट सिक्योरिटीज के पैसे लेता हूं ताकि इंटरेस्ट पे करूं, तो इंटरेस्ट कहां जाता है? इंटरेस्ट कहां जाता है? पीएनएल में। तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट भी कहां जाएगी? पीएनएल में। तभी तो वहां पे कहा था, वहां पे भी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, या तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में ओवर द पीरियड जाएगी, किसके जरिए? आईआरआर के जरिए, या तो वन टाइम जाएगी जब कौन सा मॉडल होगा, क्योंकि वहां पे मकसद ही इंटरेस्ट बियर करना होता है, वहां पे मकसद ही। यहाँ पे क्या मैं इंटरेस्ट देता हूँ या डिविडेंड? तो यहाँ पे तो कभी भी मेरी इक्विटी के बाहर कोई चीज होगी नहीं, तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट भी हैं, सारी कहाँ जाएंगी? इक्विटी में। वो तो सिंपल एक लाइन कहता है, एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ इक्विटी शुड बी पार्क्ड इन इक्विटी। एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ इक्विटी शुड बी पार्क्ड इन इक्विटी। यानी जो कॉस्ट आपकी इक्विटी की इशुएंस पे लगेगी वो जाएगी भी कहाँ? इक्विटी के अंदर। और जो कॉस्ट आपकी डेट की इशुएंस में लगेगी वो कहाँ जाएगी? पीएनएल में, क्योंकि उसका मकसद एक्सपेंस है, यहाँ पे मकसद इक्विटी है। दोनों के मकसद क्लियर होते हैं, पक्की बात है। चले जी, तो सर अदर रिजर्व से नेट होगा, मतलब जी बेटा बिल्कुल अदर रिजर्व से नेट होगा कि अदर रिजर्व का अगर कोई पर्पस डिफाइंड नहीं है। अच्छा भाई, अब इसकी एक समरी, इसी सवाल को अगर मैं यूं करूं, तुम लोग मुझे बताना फेयर वैल्यू कितनी है? 28। अच्छा भाई, मैंने कहा मुझे 28 नहीं मिलेंगे, मुझे 28 नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करने के बाद। आप सिंपल एक काम करें, इसके ऊपर 2% लगाएं। 27 पॉइंट। अच्छा, मुझे ये लगता है मुझे पैसे इतने मिलेंगे, ऐसा ही है? आप कैश करें डेबिट कितने से? 2.744, यही है? अच्छा, आप अगर इन दोनों को भी नेट करें तो देखो यही बनता है, यही है। आपने एग्जाम में यूजुअली ऐसे एंट्री बनानी है, कैश हो गया डेबिट,
अच्छा भाई शेयर कैपिटल, पक्की बात है। अच्छा भाई शेयर कैपिटल आ गया 1 मिलियन से, ये वही 1 लाख इंटू ये आ गया 1 मिलियन, और बाकी आ गया शेयर प्रीमियम। क्या मानते हो कि अब शेयर प्रीमियम में वो एडिशनल कॉस्ट खुद ही नेट हो गई, हमें लंबी करने की कोई नीड नहीं है। मैंने अलग इसलिए किया था ताकि कॉन्सेप्ट समझा पाऊं कि मेरी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जेब से जाती है वो पीएनएल में नहीं जाती, वो इक्विटी में जाती है। क्लियर है, यहाँ पे नेट हो जाएगी। अच्छा अब इसको देखने का तरीका भी है। आप यूं देखेंगे कि भाई 27.44 आपके पास पैसे आए, जिसमें से 10 कहां चले गए कैपिटल में, तो बाकी कहां गए प्रीमियम में। और वो कितना बताया आपने 1744, यही है। और अगर आप शेयर प्रीमियम का ये अकाउंट और ये अकाउंट नेट करें तो यही आता है 1744,000। चेक कर लो, यही है। तो सर टेक्निकली अभी की क्लास में सिर्फ आपने एक ही चीज सीखी कि भाई अगर इशूअर इक्विटी सिक्योरिटी को इशू करेगा और एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ इक्विटी विल बी पार्क्ड इन इक्विटी, पीएनएल में नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस ये थी इशूअर की अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ ये भाई यही था। अच्छा अब बेटा कॉपी तो हो गया ना जानी, तो भी करा था ना बेटा, बिला वजह कर जल्दी। ऑनलाइन वालों बात क्लियर है, जल्दी से बता दो। फेयर वैल्यू और सही है, नहीं आ जाए कुछ भी आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने अप्लाई करने कॉन्सेप्ट, तुमने अच्छा आइडिया दिया, वो सवाल में दे दूंगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ देखें मेरी जान, होगा तो फेयर वैल्यू पे ही ना। तो आप कैरिंग वैल्यू को, आपको तो शेड्यूल बनाना है ना, बस कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज नहीं करो अपने आप को, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दैट्स इट। जो फिनोमेना है ना, तुमने समझ आ गया आपको, बच्चे के देखे ना मैंने आंसर, बच्चे को फिनोमेना समझ आ गया कि आज तक की गलती और फॉदर की गलती में उसको तमीज आ गई। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की चीजें, यानी इन्वेस्टमेंट है कितने पे, होनी कितने पे चाहिए, फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट सब क्लियर है। वो जितने सवाल करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। मैं डाल दूंगा उसी वाला सवाल, सही है। अच्छा भाई डेट इंस्ट्रूमेंट्स में फिर इंटरेस्ट डिबेंचर से नेट होगा, राइट। अरे मोहसिन मेरी जान वापस सुन लो, मोहसिन मेरे भाई, मेरी जान, मेरे पप्पू, मैं वापस से बता रहा हूं तुम्हें, मैं 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं मेरी जान, मुझे 1000 बार रिपीट करने में भी कोई मसला नहीं है। डेट सिक्योरिटीज में कुछ पिछले 10 क्लासों से करवा रहा हूं, और डेट सिक्योरिटीज के अंदर मैंने आपको अभी 5वीं बार रिपीट करके बता रहा हूं इन द सेम क्लास कि मेरे भाई डेट सिक्योरिटीज के अंदर जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है उसके 2 तरीके होते हैं। आप ये नहीं कहें कि इंटरेस्ट डिबेंचर से नेट होगा, गलत कह रहे हो मेरे भाई। क्यों गलत कह रहा है मेरे भाई, मैंने 5वीं बार रिपीट किया, 6ठी बार कह रहा हूं। खुदा के वास्ते ये बात याद रखो, डेट सिक्योरिटीज के अंदर व्हेनेवर यू पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर हो तो लायबिलिटी में वो नेट हो जाता है। नेट होने का मतलब एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, या ओवर द पीरियड होगा। आप उसको टेक्निकली, मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, आप उसको प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की तरह लें कि आप अमाउंट बुक करें कम और आगे पे करेंगे ज्यादा, तो वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट होगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में वो वन टाइम एक्सपेंस हो जाता है। जानी ये सवाल पूछने में मुझे मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ, ये मैं अप्लाई कर चुका हूँ। ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं लिंक करके बता रहा हूँ कि वहां ये किया था, यहाँ ये करना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तुम अपने आप को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मोहसिन बात को। एक चीज की भी हमने, एक चीज की हुई है ना, अगर नहीं की हुई हो तो इट मेक सेंस कि आप उसको बोलेंगे यार वो नेट हुआ होगा, या तो फिर मुझे डाउट होगा कि तुमने पिक नहीं की सही। वो तो गया स्कॉलर, जल्दी कर जल्दी कर। नहीं भले पूछने में मसला ही नहीं है यार, आई एम हेयर टू आंसर। बताएं सर, हाँ आज IFRS 9 की आखिरी क्लास है बिल्कुल।
मजेदार टॉपिक शुरू होगा इसके बाद, लीजेस। लीजेस सोच तुम्हारी इतना मजे का, बहुत टेक्निकल है बट मजा आएगा। कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है जो अपने प्रेमिसेस लीज पे नहीं लेता हो। मैं लीज पे मोमेंटम बनाऊंगा, तुम्हारी सोच है, तुम लीज देखो खाली। नहीं नहीं नहीं, लीज अच्छा होगा। हम ना कह रही हैं सर ये बताएं कि पास पेपर खुद करेंगे आगे। अब बेटा मैंने कसम खा के कह रहा हूँ, सारे पास पेपर करा दिए क्लास में, आप चेक कर सकते हैं। यार इसी वीक आ जाएगी, उसने थोड़ा डिले कर दिया, प्रिंट हो गई है लाहौर में, यहाँ पे उसने भेजनी है। अच्छा 2-3 चीजों के सवाल के जवाब दे दूं। पास पेपर में सारे करा चुका हूं सिवाय एक पास पेपर के एक पार्ट के, जिसके अंदर एक और आगे आईएएस का इंक्लूजन है, आईएएस 28 का, जो कि हमने भी किया नहीं है, तो उसको मैंने इंटेंशनली साइड में किया है। सही जी, कौन सा वाला? आईएएस 28 एसोसिएट, वो मैंने नहीं करवाया अभी, तो उसको मैंने इंटेंशनली साइड में किया। उसमें एरर हुआ है। एरर ये हुआ है कि उसने अकाउंटिंग आईएएस 28 की है, करनी चाहिए यहाँ वाली। तो आईएएस 28 जब तुम्हें आता ही नहीं है तो फिर तुम सही नहीं कर पाओगे ना उसको, तो मैंने उसको इंटेंशनली इग्नोर किया है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उसकी अकाउंटिंग अलग होती है, वो आगे सिखाऊंगा। पहली चीज सही है जी, ये साइड में लगा दिया। दूसरी चीज, बच्चा कह रहा था समरी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर टॉपिक के बाद एक समरी दूंगा। आज आपको वीडियो समरी मिल जाएगी आईएफआरएस 9 की पूरी, और आपको पीडीएफ समरी भी मिल जाएगी आईएफआरएस 9 की। आपको बाकी चीजें अगेन एंड अगेन रिवाइज नहीं करनी होंगी, एक पेज लिखेंगे रिवाइज हो जाएगा। बुक में भी लगी हुई है। बुक में अगर आपको वो सोल्यूशन, वो समरी पे जाना है तो आप वो स्कैन करेंगे बारकोड, वो समरी पे पहुंचा देगा, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा आज। सही है जी, यानी भाई बारकोड भी अवेलेबल है आपको, मैंने आज लिंक दे देना है उसका, आपकी समरी भी आ जाएगी। सवालात हो गए, बाकी ये बात है कि 25 सवाल आप पे ड्यू हैं, बुक में है 25 सवाल आप पे ड्यू हैं, वो आपने करना है। सही है जी, और बुक अभी नहीं भी मिली तो मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ फिलहाल। तो 25 सवाल आप पे ड्यू हैं, सोल्यूशन सॉले आपको दे देगा, बल्कि उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही है, सोल्यूशन भी है। सही है जी, वो सॉले बैठा हमने यहाँ पे बता रहा है। अच्छा भाई, सारे सवालात के जवाब मिल गए, एक एक करके बता रहा हूँ। पहली चीज, आईएफआरएस 9 आज खत्म हो गया है। सही है जी, इधर जानी बातें नहीं, आईएफआरएस 9 खत्म हो गया है। दूसरी चीज सर मैं समरी दे दूंगा। सही है जी। तीसरी चीज कि भाई हम सारे पास पेपर्स कर चुके हैं सिवाय एक के, जिसके अंदर आगे की एक चीज शामिल है। दैट्स इट, ये क्यूरीज थी, मैं बता चुका हूँ। आगे हर चीज कैसे चलेगा कि भाई जब टॉपिक खत्म होगा तो समरी आएगी उसकी। क्लियर है? क्या नहीं आई? अरे भाई वापस दे दे यार सौलिया भी इसको यार, एक तो नशे में होते हैं ये लोग पढ़ाई करना है, इनको ये नहीं पता कि ग्रुप पे क्या चल रहा है। पर हमारे हमारे लोग भी तो 15 ग्रुप बना चुके हैं अब तक, तब से लेके। ये तो मसला है। अच्छा भाई चलो, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई सौले में ये कह रहा हूं कि बच्चों को पहला पहला चैप्टर वापस से भेज दे मेरी जान। नहीं ये है, आप मुझे ये बताएं कि भाई इस वाले सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में सेट आउट द कैपिटल एंड रिजर्व एंड लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम दी अबव ट्रांजैक्शन ऑन 31 दिसंबर, यानी वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांग रहा है आपसे। जल्दी से, इसमें सबका ब्लैंड है, जल्दी से करके दिखाइए वाला सवाल। सर अवाम आर्काइव करके ग्रुप को, वही आर्काइव को क्या सीन है? अच्छा चलो सही यार, अभी अभी एक काम करेंगे ना, अभी ये मैं मेक श्योर करूंगा कि 2 ग्रुप्स होंगे FAR2 के, एक में बातें करूं और एक में बातें कुछ भी नहीं होंगी, सिर्फ काम की चीजें होंगी जिसमें मेरी कम्युनिकेशन होगी। सही है जी, बस ये डन हो गया। ओके प्लीज इसको फोकस करके, ये आखिरी सवाल है तुम्हारा आईएफआरएस 9 का, ये करके दिखाओ। आप रीड करें, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा।
रिक्वायरमेंट में क्या है, 31 दिसंबर ईयर 1 के आपको ये बताना है कि रिजर्व वगैरह क्या होंगे। तो बेटा वो देखो ना क्या है, ईयर 1 का जनवरी है, आपको दिसंबर पे जाना है, तो ये आपने एग्जाम में ख्याल रखना है। आ जाओ भाई इधर, जनवरी 1 पे सही जी, हमने कहा कि भाई हमारे जो हमने इन्वेस्टमेंट बल्कि इशू की, हमने इशूअर है, फेस वैल्यू है हमारी 1 लाख रुपए की। अच्छा भाई, हमने प्रीमियम लिया है, ये आ गया सर 160, ऐसा ही है। अच्छा भाई पहले ये देख लो कि आपका मॉडल कौन सा है। सर रिडम्पशन है एट 100% प्रीमियम ऑन 31 दिसंबर ईयर 5। आप एक बात समझ रहे हैं कि आज मैं 60% प्रीमियम ले रहा हूं, आगे दूंगा 100%, तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई, डबल हो गई, ज्यादा हो गई। तो टेक्निकली मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मेरा आईआरआर भी क्या है, ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि अगर ये सीन होता ना कि आज मैं उससे पैसे लेता ज्यादा और वापस देता कम पैसे, तो मेरा आईआरआर क्या हो जाता, तो मेरा क्योंकि एक्सपेंस कम होता है। यहाँ पे उल्टा एक्सपेंस क्या है, और लॉजिक है एक्सपेंस ज्यादा होने की, क्योंकि आज मैं पैसे ले रहा हूं कम और वापस चुकाऊंगा, तो एक एडिशनल एक्सपेंस और बुक करना है, जो आज आपकी लायबिलिटी कम है उसको ग्रो कराएगा और वहां तक पहुंचाएगा। कोई मसला है यहाँ तक? चलें जी, अब हमने कहा कि सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी आ रही है 2237, ऐसा ही है भाई, 2237 इसमें से लेस कर दो तुम 157763। कोई ऐसा जिसने इसको ऐड कर दिया हो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, अल्लाह की कसम सच बताओ, यही है किया तुमने? लेस ही किया ना, इश्यूअर है, ओके गुड। ये भाई प्लीज खुदा के वास्ते ख्याल रखना। अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा फोकस होके देखिएगा इधर प्लीज। हाँ एंट्री वाइज चलते हैं, क्योंकि उसने मुझसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मांगे, ये रिजर्व के इक्विटी मांगी है उसने मुझसे वापस। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि कैश हो गया होगा डेबिट, और सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट 1577, यही है भाई। अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि ये तो साल का शुरुआत है, जनवरी 1 थी, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग ईयर 1 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ईयर 1 लिखा हुआ है। कितना आया इंटरेस्ट? 1498 कैश, पक्की बात है, 8% ऑन 1 लाख, क्लियर है? ये भी बंड मारा तूने। देखो ये मैं बता रहा हूँ, हलक में आ जाएगा ताजा ये पेपर, ये आसान नहीं है। देखो मैंने तुम्हें ग्राउंड लेवल पे आके कराया है, अगर ये वो है ना कि मैं कर लूंगा, मैं शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, सब खत्म है यहाँ पे। मैंने एक एक चीज पे काम किया, शेड्यूल, एंट्रीज, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट, तो यार ख्याल रखना है इस चीज का। ये मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक नहीं है, दिस इज अबव बेसिक, इसलिए कह रहा हूँ। क्लोजिंग कितना आया? 164
750। अच्छा, अब अगर एक बात करें हम आपस की कि सर एक तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, सही है जी, उसने मांगा क्या है कि सेट आउट कैपिटल रिजर्व एंड लायबिलिटीज, कैपिटल रिजर्व एंड एसेट्स नहीं मांगे, अल्लाह का शुक्र है, वरना एसेट के लिए कैश वैश भी माइनस माइनस करके ऐड करके दिखाना पड़ता। खैर इस केस के अंदर क्या आप ये बात कह सकते हैं, अगर आपको ये एग्री करना तो हाँ बोलना, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये मेरे प्रॉफिट को कम करेगा, और ये वाली अमाउंट, और अभी अगर ऊपर यहां पे बच्चों कोई लायबिलिटी नहीं है तो मतलब दिस इज द वन ऑफ लायबिलिटी विच इज क्रिएटेड नाउ, तो सिंपल ये आ जाएगी। अगर लंबी करनी है तो पहले जो इनिशियल डे 1 पे लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो, और अमोर्टाइजेशन के बाद यहीं पहुंचोगे। एंट्री बना भी लेता हूं तसल्ली के लिए। यहां पे आपने कैश किया क्रेडिट कितने से, 8000, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 14987। अच्छा भाई अब देखें 14000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, कैश पे किया 8000 से, तो लायबिलिटी क्या हो गई बाकी कितने से, 6987। हमने कहा कि भाई ये आ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा आप खाली एक फेवर करें, इसमें ये ऐड करें, यही आ गया, तो ये लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगी जो कि अब तक नहीं आई। ये कितने लोगों ने सही की थी अकाउंटिंग, क्लियर है, पक्का, गुड। अच्छा भाई ये मैंने इसको टिक लगा दिया, ये हो गया, बात समझें। अभी भी मैं इशू कर रहा हूं, बट कौन सी सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज। सर अब मुझे एक बात बताएं, इक्विटी सिक्योरिटीज जब मैं इशू करने लगा तो वो डेट आ गई है मार्च की, ऐसा ही है। आपके पास पहले आप हिसाब किताब करें कि आपने एट अ प्राइस ऑफ रुपीज, अच्छा देखो यहाँ पे पार वैल्यू 1 रुपए है तो आप अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो 0.3 आपका क्या है, प्रीमियम है, पर आप ये भी देखेंगे 20,000 रुपए की क्या है। अच्छा अब हम इसको आसानी से लेके चलते हैं। पहले तो मैंने कहा कि आप कैश करें डेबिट, कितने से जानी, 1.3 इंटू, पहले शेयर्स कितने हैं, 1,00,000 शेयर्स हैं। अच्छा ये जो भी आंसर आएगा इसमें से माइनस कर दें, 3,00,000 शेयर्स हैं। ओके ये 20 को माइनस करवाने के बाद, गुड है यार, 370। अच्छा भाई 370 के बाद मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास आएगा शेयर कैपिटल 3,00,000 रुपए, ये पावर वैल्यू ओनली 1 इंटू 3,00,000, ऐसा ही है। ये आ गया शेयर प्रीमियम। क्या इस 70,000 के अंदर ये 20,000 रुपए नेट हुए हुए हैं? यस सर, इफ यू आर टेकिंग अ बैलेंसिंग फिगर तो इसके अंदर ऑलरेडी नेट हुए हुए हैं। ये कितने लोगों ने सही किया था, पक्की बात है। अच्छा 20,000 ख्याल रखना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट से माइनस करने, क्योंकि मैंने कहा था कि एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज विल बी पार्क्ड इन इक्विटी। ये बात हमने सीख ली, क्लियर है। अब ये देखिए दोनों में फर्क क्या है, यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जा रही है वन टाइम या ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड किसके जरिए, क्योंकि यहाँ पे मकसद है इंटरेस्ट पे करना, तो उसकी रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट भी कहाँ जाएगी, पीएनएल में। वहां पे मकसद है इक्विटी रेज करना, तो उसकी रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट भी कहाँ जाएगी, इक्विटी में, सरप्लस इक्विटी में। चलो व्हाट इफ अगर प्रीमियम पे इशू नहीं करता तो फिर कहाँ जाती, रिटेन अर्निंग में, पर जाती कहाँ, इक्विटी में, पीएनएल का कोई ताल्लुक नहीं है। सर क्वेश्चन में नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट लिखा हुआ है, बेटा मैंने अभी वापस ये एक्सप्लेन किया था, नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपए का एक्सपेंस करता हूं तो उस पर मुझे 30 रुपए की बचत भी मिलती है, टैक्स बेनिफिट, तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाता है, यानी टेक्निकली आपका एक्सपेंस कितना है, 70, तो इसने वही बता दिया, उस पर कंफ्यूज नहीं हो। हसीब बात क्लियर है मेरी जान, नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट का मतलब ये है यहाँ पे। ओके आगे। अच्छा भाई इधर, अब सर 30 जून पे एक और इवेंट हुआ, ये कितने लोगों ने अकाउंटिंग कर ली है बोनस की, सबने कर ली है। अब देखना ये कि सही की गलत की है, गेम तो यहाँ है, इधर बहुत फोकस होकर सुनना। मैंने ये कहा कि सर मैं आ गया थर्ड एडजस्टमेंट के ऊपर,
क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैंने रिपोर्टिंग सिखानी है अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग। इधर देखो, ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन। फर्दर इशू आपने किया था 1.320। वेरी गुड यार। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल, कितने लोगों ने 3 लाख को ऐड करके 25% नहीं लगाया था? लगाया था। हाँ भाई आदिश, नहीं किया था ना? यही किया था ऐड करके। गुड। ये हमने वहां किया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कि आज के पहले जितने शेयर होल्डर होंगे उन सबको मिलेगा। ये बेहतरीन है भाई। चलें जी, हमने कहा ये आ गया 325,000। अच्छा भाई, अब अगर मैं यहीं पे ही आपके लिए रिवाइज अमाउंट बना दूं, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। यहाँ पे कैलकुलेटर निकालना 1.3 मिलियन, यानी अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूं इसकी, इसको हटा दूं। अच्छा भाई सर, अब अगर मैं ये करूं कि मैं इसके अंदर प्लस करूं कितने भाई, और 325, यही था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सर, ये था बोनस और ये है फर्दर इशू। यही मांगे थे उसने। अच्छा भाई, अब प्लीज ये 2 लाख रुपए। वेरी गुड यार, ये आ गया 70,000, ये आ गया। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट कितना गिवन है जानी? 508। अच्छा अब जरा बात समझिएगा फोकस के साथ। ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग दिया हुआ है ना, सही है ना? अब आपको क्लोजिंग पे पहुंचना है। वेरी गुड। अच्छा भाई, आपने कहा कि 508, इसके अंदर ये वाली कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब इसमें से देख लो, पीएनएल इंपैक्ट एक ही नजर आता है। पक्की बात है? नहीं, रिटेन अर्निंग वाला पहले तो एक ये 14987, यही है ना? अच्छा भाई, मैं इसमें प्लस कर दूं। पहले प्रॉफिट आ गया 508, अच्छा भाई लेस हो गया 14987। हाँ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहां से लेस होगी भाई? क्या हो गया? 14987 हो चुका है, सही है जी। और अब आपके पास ये जो है यहाँ पे, ये वाला रिटेन अर्निंग 325, ये 325 लेस हो जाएगा। कौन सी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेटा? देखो, जो इशूअर वाली है वो आईआरआर के अंदर अमोर्टाइज होती है, वो इस इंटरेस्ट के अंदर शामिल है। सही है, ओके। कितना आ गया? बस यही टोटल है। कितना आ गया? 58313। सर दिस इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टिंग। अच्छा भाई, अब हमने कहा, अब हमारे पास आ गई लायबिलिटी प्रेफरेंस शेयर वाली। ये आ गई 164, सर ने लिख लिया 164,750। सर मेरे पास अब आ गया मेरे रिजर्व, मेरी इक्विटी और मेरी लायबिलिटी की फिगर्स। चेक कर लो, यही है। अच्छा भाई, अब एक बच्चे का सवाल आया, सर ये बताएं कि प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रॉफिट में पार्ट नहीं होगा। मैं 10 बार आपको समझा चुका हूं, 1000 बार वापस कहता हूं, खुदा के वास्ते अल्लाह की कसम है, तुम्हें मेहनत मेरी जाया नहीं करना, सवाल को रीड किया करो। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अकाउंटिंग फॉर द अबव। ऐसी जलालत मैंने पास पेपर में भी की थी, समझ ही नहीं रहे थे कि भाई कोपोन का अक्रूवल है, कोपोन का अक्रूवल है, बोल लेते कहाँ लिखा हुआ है। भाई मुझे मसले वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ सवाल में ब्लेंडर मार के एग्जाम में मार्क्स लूज करोगे जो कि अचीवेबल है। तो बेटा फिर तुम नहीं किया करो ना पेपर, पेपर किसके इस्तेमाल कुछ और करना फिर तुम। अच्छा सुनो बात सुनो, पहले ये बताओ, यहां तक बात क्लियर? अब्दुल हसीब जानी जल्दी बता दी, ये बात क्लियर है? और ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से
देखो बी प्रिपेयर्ड, वो सवाल ऐसे ही पूछेगा रिपोर्टिंग के, उसको ये असेस करना है कि बच्चे को अकाउंटिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग आती है, उसको ये देखना है कि क्या बच्चे को इम्पैक्ट पास करना आता है या नहीं आता। मैं फिर बता दूं, IAS 1 मैंने बहुत मुश्किल बनाया है, जिसमें हर रंगो नस्ल की अकाउंटिंग होगी, यानी जितने भी IFRS है सब वहां पे क्या होंगे, टेस्ट होंगे। IAS 1 ये वो वाला IAS 1 नहीं है जो तुमने वहां पे किया है, यहाँ पे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी चारों हैं, समझ रहा है। तो आपको नोट्स भी हैं, यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम नोट्स हैं, अल्लाह की कसम नोट्स हैं इधर। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि यार आपने ना रिपोर्टिंग पे काम करना है, जो कि मैं हर एक टॉपिक के साथ करवाऊंगा। जब अगला लीज शुरू होगा ना, डोंट फॉरगेट कि ये भी उसके साथ आएगा, यानी एक लीज की एडजस्टमेंट होगी और फिर नीचे क्या चल रहा होगा, IFRS 9, फिर वो बोलेंगे कि भाई बताओ कि बैलेंस शीट में क्या आएगा। भूलने नहीं दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। पर खैर बिफोर क्लोजिंग दिस, मुझे एक बात बताओ, IFRS 9 किन दो लोगों की बात करता है, इशूअर और इन्वेस्टर। जल्दी जल्दी ऑनलाइन में तुम भी बताओगे, इशूअर और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कितने तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी और डेट। अच्छा वंस बातें करता हुआ बिल्कुल किसी को नहीं देखूंगा, अगर इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैंने इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया, तो उसको कितने मॉडल अलाउड है, फेयर वैल्यू, तो इसे फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे वो कब जाएगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, फेयर वैल्यू टू P&L पे कब जाएगा, हेल्थ और ट्रेडिंग पर्पस। अब थोड़ा सा इसको और रिवाइज करते हैं। फेयर वैल्यू टू OCI में इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली रखूंगा फेयर वैल्यू पे, और तब जब फेयर वैल्यू पे रखूंगा तब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा। गलत, एक्सपेंस आउट क्यों होगी, कुछ भी नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं हुई। ये गलती बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में, अगर वो MCQs पूछता है ट्रिकी। आपने कुछ भी नहीं करना ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। PP को रीवैल्यू करते हो क्या कॉस्ट टू सेल को कंसिडर करते हो, नहीं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि आप बेचने नहीं जा रहे। वापस से फिर मैंने कहा, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे हूं तो इनिशियल रिकॉग्निशन ओनली फेयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट, सब्सिक्वेंटली किस पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर। अच्छा वंस OCI में जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है उसके कुछ शेयर्स बेचे, तो बाकी सबको नहीं, तो बाकी सबको रीवैल्यू करूंगा या पैसे ले आऊंगा, पैसे ले आऊंगा, और जो गेन आएगा ना वो भी OCI में जाएगा, और फिर आज तक का उन शेयर्स का रिटेंडिंग में फेंक देंगे। कोई मसला है यहाँ तक। अच्छा अगर मैंने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की तो कितने मॉडल, 3, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू टू OCI, P&L। अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब आएंगे, होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। और एक और चीज अब ऐड करते हैं, नो अकाउंटिंग मिसमैच, नो अकाउंटिंग। अब तो हमने सिर्फ ये सीखा था ना कि होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड प्लस अकाउंटिंग मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। अगर लायबिलिटी मेरी फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे है और उसी से ही मैंने एसेट खरीदा, तो उसको भी उठा के कहाँ ले जाऊंगा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे, ताकि कोई अकाउंटिंग मिसमैच ना हो। अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे कब आएंगे, होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स बट विल सेल इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू P&L में कब आएंगे, जब होगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर आप फेयर वैल्यू पहले निकालते हैं, फेयर वैल्यू इज द सम ऑफ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फिर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करते हैं, वो ऐड हो जाती है। इस केस के अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर आपकी फेस वैल्यू के अंदर जो आपने प्रीमियम ऐड किया है वो भी अमोर्टाइज होगा, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड की है वो भी अमोर्टाइज होगी, किसके जरिए। अच्छा अब एक और बात, अगर फ्यूचर में आपको प्रीमियम मिलेगा तो आपकी इनकम है, उसको आज अकाउंट फॉर नहीं करना, वो IRR के जरिए खुद हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आपको डिस्काउंट है, यानी आप तब भी कुछ नहीं करेंगे, वो खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाते हैं, फेयर वैल्यू को अलग चलाते हैं। क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, वो आप निकालते हैं, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं। फिर हमने ये भी सीखा हुआ है कि आपकी जो फेयर वैल्यू होती है वो अगले साल को ओपनिंग नहीं बनती, वरना उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, वो OCI का बैलेंस भी P&L में चला जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। ये हमने रिवाइज किया था। और फिर मैंने आपको लॉजिकली एक बात बताई थी कि जब मेच्योरिटी आ जाती है तो मेच्योरिटी के ऊपर आपका फेयर, जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है और फेयर वैल्यू इक्वल होते हैं,
क्योंकि आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता, आप उतने ही कमाते हैं जितना अमोर्टाइज कॉस्ट में कमाते हैं अगर इसको आखिर तक रखते हैं। यही था। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट। आप जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देंगे, देयर इज नथिंग टू अमोर्टाइज, तो आप आईआरआर को यूज नहीं करेंगे। आईआरआर को यूज ना करने की लॉजिक यही है कि मुझे कुछ अमोर्टाइज नहीं करना, इनकम बुक करूंगा कूपन पे, पैसे लेके आऊंगा कूपन पे, जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी वो ओपनिंग के इक्वल होगी, फेयर वैल्यूएशन करूंगा, गेन कहां जाएगा? पीएनएल में। सर ये खत्म हो गया इन्वेस्टर, ये खत्म हो गया इन्वेस्टर। अब आ गए हम इशूअर पे। इशूअर जब डेट सिक्योरिटी को इशू करेगा तो उसके पास कितने मॉडल हैं? दो। पहला फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर मैं पैसे लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा क्यों कह रहा हूं? इशूअर है, पैसे लेके आऊंगा मतलब इशूअर है, हमें पैसे मिलेंगे फेयर वैल्यू के हिसाब से। फेयर वैल्यू अगेन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का सम है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का क्या है? सम है। तो आपको फेयर वैल्यू मिल गई। आपको जैसे ये पैसे मिलने लगे थे उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट के पैसे डिडक्ट हो गए, तो आप लेस करवा देंगे, बजाय के ऐड करवाएं। आप लेस करवाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको पे करने हैं ज्यादा, तो वो आपका आईआरआर हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि वो ओवर द पीरियड उसका एक्सपेंस बुक होना है। तो अब एक्सपेंस टेक्निकली आपका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अच्छा, अगर इशूअर बोले कि मैं आखिर में तुझे प्रीमियम दूंगा, वो भी इशूअर का एक्सपेंस है। अगर इशूअर क्या बोले, मैं आखिर में प्रीमियम दूंगा, तो जो आखिर में इशूअर प्रीमियम देगा उससे इशूअर का आईआरआर क्या होगा? क्योंकि उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और वो एक्सपेंस क्या तुम एक टाइम बुक करोगे ओवर द पीरियड आईआरआर के जरिए, और आईआरआर के जरिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हो रही होगी? अमोर्टाइज एक्सपेंस के तौर पे। अच्छा, अगर मैं कहूँ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में इशूअर कब आएगा? जब उसने रखा हुआ अल्टीमेटली सेटल करने के लिए, अल्टीमेटली। अच्छा, जब उसको डे वन पे पैसे मिलेंगे तो वो फेयर वैल्यू पे ले आएगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ओवर द पीरियड करेगा या वन टाइम एक्सपेंस? वन टाइम एक्सपेंस, क्योंकि इस केस में भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट सीधी सीधी एक्सपेंस आउट होगी, पीएनएल में जाएगी, वो अमोर्टाइज, क्योंकि देयर इज नथिंग टू अमोर्टाइज। फिर ये बंदा एक्सपेंस जो बुक करेगा आईआरआर के हिसाब से करेगा, कूपन के हिसाब से, कूपन के हिसाब से, कूपन से इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेगा, पैसे दे के आएगा कूपन के हिसाब से, जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग होगा, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। अगर 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 आखिरी चीज फेयर वैल्यू होगी ज्यादा तो इसको क्या हो जाएगा? इशूअर को नुकसान पक्का, और फेयर वैल्यू होगी कम तो गेन हो जाएगा। और अगर इशूअर इक्विटी सिक्योरिटी इशू करता है तो वो करेगा कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज विल बी पार्क्ड इन इक्विटी। हो गया रिवाइज? मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। सही है जी, अल्लाह हाफिज। कर सकते हैं, मना नहीं है। सही है जी, पर हमने रिटेन को यूज किया है।